हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर है पॉपुलेशन इन इंडिया पार्ट 3। यानी कि इससे पहले हम इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब रेट ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा हो, यानी कि इंक्रीज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंक्रीज से ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उसमें हमने रीजंस क्या देखे थे? डेथ रेट और बर्थ रेट। डेथ रेट कैसा था? लो था, और बर्थ रेट हाई। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। To control the problem of population explosion in India, the following measures need to be undertaken. ठीक है, तो सबसे पहला मेजर कौन सा है? इकोनॉमिक मेजर। ठीक है, इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ. Some of the important economic measures are expansion of industrial sector, creation of employment opportunities, removal of poverty और equitable distribution of income and wealth. Economic measures क्या होते हैं? Money related measures. तो उनसे क्या होगा? लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो अपने आप उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे लोगों का रहन सहन का तरीका, ये सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनके अंदर अवेयरनेस भी आ जाती है और अवेयरनेस आने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में होने लग जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक मेजर्स दिए हैं कुछ नीचे, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, आगे देखते हैं सोशल मेजर्स। Population explosion is a socio-economic problem. It is related to illiteracy, superstition, orthodoxy, low status of women. The following are social measures. यानी कि क्या कहना है इसमें? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी एक सोशल प्रॉब्लम भी है और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस, ऑर्थोडॉक्सी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे नहीं होना या फिर उनके पास नॉलेज की कमी होना। ठीक है, जब उनके पास नॉलेज की कमी होती है या फिर अवेयरनेस नहीं होती है तो उनके लिए बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या फिर उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें कुछ उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो लिटरेट हो जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि किस चीज़ से कौन कौन से प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ठीक है, सुपरस्टिशंस मतलब कि मान्यता या फिर इस तरीके से सोचना कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा। तो ये सारी क्या है? सोशल चीज़ें। जैसे ऑर्थोडॉक्सी यानी कि पहले की सोच, पहले के लोगों की सोच, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे घर में उतना ज़्यादा ही इनकम होगा, यानी कि या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए उतने ही लेबर्स की बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर घर में ही उतने सारे लोग होंगे तो। ठीक है, लो स्टेटस ऑफ वुमेन एट्सेट्रा। तो सोशल मेजर्स क्या क्या है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ठीक है, अभी कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं, इनके थ्रू पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया की मेजर की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे है पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन 1952 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। ये लाइन याद रखना, आगे हम एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इट वॉज लॉन्च इन 1952। सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1952 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्लान्ड पेरेंटहुड. It is a measure in which birth of a child is determined by choice and not by chance. यानी कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है? पेरेंटहुड प्लान करके चलना, यानी कि जो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड होगा वो बाय चॉइस नॉट बाय चांस। ठीक है, कि हमें पता है कि हमें सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, it is a measure in which birth of a child is determined by choice and not by chance. Family planning program was not successful due to lack of awareness among the people, false religious beliefs and inconsistent policies of the government. जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या था? लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम तक उतनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1979। यानी कि उसी प्रोग्राम का नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया?
फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और कब 1979 में। इट अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद दोज ऑफ मेटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इसने क्या, इस स्कीम ने क्या करने की कोशिश करी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश करी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये इंपॉर्टेंट है। In the year 2000, the government introduced National Population Policy to control population and to improve its quality. गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब उसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो देख लेते हैं। फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, reduce infant mortality rate to below 30 per 1000 live births। infant mortality rate हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो infant mortality rate को कम करना। reduce maternal mortality rate below 100 per 1 lakh live births। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सेकेंड, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, देन रिड्यूस मेटरनल मोर्टिलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़। आगे है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, यानी कि लसीकरण करना, यानी कि बच्चों को जो बर्थ के टाइम पे या फिर उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे जो वैक्सीनेशन दी जाती है उसको हर तरफ पहुंचाना। ठीक है, डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 18 एंड प्रेफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसे 18 से पहले उनकी शादी ना होने देना और प्रेफरेबली 20 के बाद उनकी शादी होना। ठीक है, अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट में है शायद, जिसमें कि जो वुमेंस की एज, मैरिज एज है, उसे 21 करने के लिए प्लानिंग चल रही है। ठीक है, सो आगे देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। उसने एक और फीचर क्या था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ और अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे, अगर आप अभी ढंग से करोगे तो आगे जाके आपको और भी इजी पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स अ नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्स। नेचर्स बाउंटी becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, and motivated people develop resources as per their requirement. ठीक है, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्स। पॉपुलेशन नेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। अपने नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब यूज़फुल किसकी वजह से होती है, क्योंकि लोग उसे यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन मतलब लोग ही हुए ना, तो वही उसे यूज़फुल बनाते हैं। उन्हीं की डिमांड्स, उन्हीं की एबिलिटीज़ ही होती हैं जो कि चीज़ों को रिसोर्सेज में बदलती हैं। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल, अगर इस तरीके के इंसान हो तो वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन their education levels, age and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. ह्यूमन रिसोर्सेज हर जगह पे हमें अलग अलग तरीके की मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी का एजुकेशन कहीं तक होगा, किसी की एज कुछ होगी, मतलब कहीं कहीं पे सिर्फ एजेड लोग ज़्यादा होंगे, कहीं कहीं पे जैसे अपने इंडिया में यंग पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग तरीके से हमें मिल जाता है। ठीक है, The UNDP, United Nations Development Program, has introduced the concept of ह्यूमन डेवलपमेंट इन 1990। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएनडीपी ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट embraces enlargement of all human choices, economic, social, cultural और political. It is the enrichment of human lives which is real wealth of the society. ह्यूमन क्या है, रियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब उन लोगों की तरक्की करना, उन लोगों के लिए काम करना ताकि जो वेल्थ है वो हमारे नेशन की इंक्रीज होती रहे। ठीक है, आगे देखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम इसे यहीं पे ढंग से समझ लेते हैं ताकि हमें बाद में इसे वापस एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है, सो रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड while economic growth is a means to achieve this end.
ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक एंड है जहाँ तक हमें पहुँचना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इस एंड तक पहुँचने के लिए एक मीन्स है, एक मीडियम है। तो ह्यूमन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? हमेशा हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस इन अ सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो जो सिविल डिस्टर्बेंसेज है, यानी कि जो अनैतिक काम होते हैं, वो सब क्या होंगे? कम होंगे। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब वेल एजुकेटेड जो लोग होंगे, अगर उनकी संख्या सोसाइटी में ज़्यादा होगी तो सोसाइटी में जो सिविल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो कम होंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विद वाइडनिंग नॉट merely इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ इनकम चॉइसेस से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि इंसान के या फिर ह्यूमन बीइंग के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़। जैसे मैंने अभी बताया था, लिटरेट पीपल होंगे, ज़्यादा नॉलेज वाले लोग होंगे, तो जो सोशल डिस्टर्बेंसेस या फिर सिविल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो कम होंगे। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट स्पेशली अमंग वुमेन टेंड्स टू रिड्यूस बर्थ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगर लिटरेसी स्पेशली वुमेन्स के अंदर अगर लिटरेसी बढ़ाई जाए या फिर उन्हें लिटरेट किया जाए तो वो एक तो सबसे बड़ी बात बर्थ रेट रिड्यूस होगा, यानी कि बर्थ रेट कंट्रोल में होगा, और उन्हें इन्फेंट्स का ध्यान, मतलब उनके जो एकदम नन्हे छोटे छोटे से बच्चे हैं उनका प्रॉपर तरीके से अगर वो केयर करेंगे, अगर उन्हें उस चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन या फिर नॉलेज या फिर अवेयरनेस दी जाए तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है। और इससे क्या होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट contributes to improvement in life expectancy and literacy rate. This further improves the quality of life. यानी कि अगर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होगी तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कितने दिनों तक इंसान ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, और लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें भी क्या करती है? इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है। ठीक है। इट मोटिवेट रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप सबको पता होगा, हर एक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेपरेट, एक अलग से फील्ड होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं उसी के साथ साथ इनोवेशन होता है। इनोवेशन होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा तरक्की मिलती है या फिर एक स्कोप मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, that is investment in nutrition, health and education which results in higher productivity। यानी कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ हम लोग ध्यान देंगे तो किन किन कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ होगी? उनका न्यूट्रिशन के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, वो लोग हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे, और यही सारी चीज़ें टोटल मिलके क्या होंगी? कंपाइल होके क्या होंगी? हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ हेल्प करेंगी। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल बाय नेचर। It applies to less developed as well as highly developed countries. In short, human development embraces the entire society। यानी कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल है, भले वो डेवलप्ड नेशन में हो, डेवलपिंग नेशन में हो या फिर अंडर डेवलप्ड नेशन में हो, तो हर जगह पे ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट ज़रूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स है। पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होता है? इट इज़ एसेंशियली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट एम्स नॉट ओनली एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन बट ऑल्सो विद डेवलपिंग वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स विच टेक केयर ऑफ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? HRD, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। खाली पॉपुलेशन के लिए अवेयरनेस करना नहीं, बल्कि अलग अलग वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, जिससे कि पॉपुलेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एजुकेशन। According to UNESCO, population education is an educational program which provides for a study of population situation of a family। यानी कि क्या प्रोवाइड करता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन सिचुएशन ऑफ अ family, the community, nation and the world with the purpose of developing in student rational and responsible attitude and behavior towards the
सिचुएशन, यानी कि खाली पॉपुलेशन के बारे में बताना नहीं, पॉपुलेशन के टुवर्ड्स मतलब किस तरीके से वैल्यूज़, एटीट्यूड या फिर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से हम उसका ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से टेक केयर कर सकते हैं और इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है, आगे है डेमोग्राफिक डिविडेंड। वन ऑफ इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा था, थ्योरी वहाँ की, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज हाई, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से जो वर्किंग पॉपुलेशन है या फिर जो यंग एज ग्रुप है जो कि काम अच्छे से कर सकता है, अगर उसका नंबर हाई होता है तो वो क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। तो इंडिया में वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हाई है। रीज़न क्या है, टोटल पॉपुलेशन में से जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका नंबर ज़्यादा है। This indicates a high potential of human resources which can contribute to economic growth। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहला, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टेजेस क्या है, ये चारों के चारों क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस है। तो आपका आंसर क्या होगा, ABCD। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेक्ट रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इलिटरेसी, हाँ इलिटरेसी एक रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, ये भी एक रीज़न है, हमने पढ़ा था। जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी है। अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल या फिर अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, उससे क्या होगा, आप पॉपुलेशन को समझ के पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे। सो पॉइंट डी क्या है, इनकरेक्ट रीजन है फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमेडीज अंडरटेकन टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू इम्प्रूव वुमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो पॉइंट है वो अलग है, वो हमने कहाँ पढ़ा था वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, और बाकी के जो 3 पॉइंट है वो हमने इसी लेक्चर में देखे थे। रेमेडीज अंडरटेकन टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि A, B और C आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग दिया है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब का था, 1921। ओके, AJ कोले, EM होवर, इन्होंने क्या किया था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी लाई थी। फिर उसके बाद क्या है, सोशल रिफॉर्म्स यानी कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का एक फीचर है स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2045। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Give economic terms. Increase in population is faster than the economic growth and development. Okay. Next है difference between birth rate and death rate. Balance between natural resources and population growth. प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952। इसी लेक्चर में मैंने आपको हाईलाइट करके बोला था कि याद रखना इस पॉइंट को, 1952 में कौन सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और अब चलो आंसर्स देखते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसका आंसर क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये एक बॉक्स था, स्पेसिफिकली आपके बुक में एक बॉक्स में इसे मेंशन किया गया है अलग से। तो इसका आंसर क्या है, सर्वाइवल रेट। उसके बाद है बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इसका आंसर है। और यहाँ पे हमने इसी लेक्चर में देखा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। पहला है इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमें इसमें कौन सा कंसेप्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 40 बर्ड्स पर 1000 इन अ कंट्री ए ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, सो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या है, बर्थ रेट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 40 बर्ड्स पर 1000 इन कंट्री ए ड्यूरिंग अ ईयर। हमने बर्थ रेट पढ़ा था, यानी कि पर 1000 बर्ड्स के पीछे एक विद इन अ ईयर। सो यहाँ पे दिया है
The number of births occurring per thousand of the living population during a year is called birth rate. और इस illustration में birth rate क्या है? 40 births per thousand countries. ठीक है. Next है, in Mumbai city, public transport service is largely affected due to the growing population. तो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या है? प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटीज. दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में? मुंबई सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है. किस वजह से? बढ़ती जनसंख्या की वजह से. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है? प्रेशर हो रहा है. ठीक है. तो ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, उन सब के ऊपर एक तरीके से तान तनाव लेके आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंट्री बी देयर आर 15 डेथ्स टेकिंग प्लेस पर 1000 ड्यूरिंग अ ईयर. यहाँ पे क्या था? 40 बर्थ्स, यहाँ पे 15 डेथ्स, यानी कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा? वेरी गुड, डेथ रेट से. ठीक है. सो आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या है? द डेथ रेट. और एक्सप्लेनेशन, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट. और इस इलस्ट्रेशन में डेथ रेट कितना है? 15 है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For a certain period of time, China had adopted the policy of one child per family. कुछ समय के लिए चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जो कि थी वन चाइल्ड पर फैमिली. तो इसके लिए हम लोग क्या आइडेंटिफाइड कंसेप्ट क्या पता चलेगा इसमें से हमें? फैमिली प्लानिंग. ठीक है. तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम. This program is a measure to control the growing population in which birth of a child is determined by choice and not by chance. ठीक है. इसे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4. आपकी बुक में चेक करो आप. Explain the causes of high birth rate, explain the causes of low death rate, and explain the role of human resource in economic development. High birth rate और low death rate लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा कवर किया था. आप एक बार उसे फिर से सुनो. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आई विल मेक अ स्लाइड ऑन दैट टॉपिक एज वेल. ठीक है. सो मैंने वो क्वेश्चंस वापस नहीं लिखे हैं. उसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि आपको ये क्वेश्चन ठीक ढंग से या फिर ये पॉइंट आपको ठीक ढंग से करना है, क्योंकि आगे उसके ऊपर एक क्वेश्चन है. सो ये रहा इसका आंसर, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. उसके बाद है नेक्स्ट, स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो ये क्वेश्चन भी आप एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि इसमें आपको अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना मत देना है. ठीक है. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगी. ठीक है. ओके. थैंक यू.